जी ठीक है। तो डिस्कस हो रहा था कि ये चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होती हैं। तो मैंने आपको एक जो टेम्पलेट बनाकर दिखा दिया था, मैंने आपसे ये कहा था कि जो 5 एलिमेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग है वो वही रहते हैं, जस्ट जस्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑपरेशन या नेचर ऑफ ऑनरशिप की वजह से टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती। जैसे रेवेन्यू रेवेन्यू ही रहेगा। जब हम सर्विसेज के लिए लिखेंगे तो हम उसे सर्विस रेवेन्यू लिखेंगे, जब हम मर्चेंडाइजिंग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिखेंगे तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर लेंगे सेल का। ठीक है। इसी तरह एक्सपेंस की नेचर्स जो हैं, क्योंकि सर्विसेज के नेचर्स के अंदर क्योंकि मेजर ऑपरेशन प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए वहां पर हम सर्विसेज के बिजनेस के अंदर वहां पर हम सिंपली एक्सपेंस लिख देते होते हैं, हम उस लिस्ट को लिस्ट डाउन नहीं कर रहे होते। ठीक है। जबकि कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, तब हमारे पास एक्सपेंस की कैटेगरीज बन जाती हैं, जिसे हम ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं। सो ये बात आपने याद रखनी है कि मेजर डेफिनेशंस नहीं बदलती, कंपोनेंट्स वो अकाउंटिंग के 5 ही हैं। जस्ट होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ ओनरशिप की वजह से टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपको उस चीज को देखने का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। वंस आप एक दफा टेम्पलेट देख लें तो वही रहेगा। जैसे मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का बताया कि वो रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू मतलब ऑल एक्सपेंसेस सबके लिए ये सेम है। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, तो वो यही रहेगी इनके। जिसे मैं इनकम स्टेटमेंट कह रहा हूँ, जब आप जनरली किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के डाउनलोड करेंगे तो वो बैलेंस शीट को कह रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ठीक है। और वो बैलेंस शीट को कह रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो मैंने स्टॉक होल्डर इक्विटी लिखवाया उससे वो लिखते होंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो जिसे मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट ही कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये दो के मेजर नाम याद रखिएगा। जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है ना, ये कोर हैं। बाकी दोनों जो बनती है ना, इक्विटी वाली और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वाली, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के सहारे पे बनती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुई, और बाकी ये जो स्टॉक होल्डर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, हम इसे सपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ तक की चीज आपको क्लियर होगी होगी। तो अब मेजर क्वेश्चन आज हम फाइनेंस का जो स्टार्ट करते हैं वो क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। तो एक बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैं आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस में डिस्क्राइब करूंगा। वो ये कि पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू जनरेट कैपिटल। कैपिटल का मतलब फंड, टोटल पैसा, ह्यूज ज्यादा अमाउंट वाले जो पैसे चाहिए होते हैं। हाउ टू जनरेट अ फंड कैपिटल और मनी, हमें पैसा कैसे लेकर आना है, हाउ टू जनरेट। ठीक है। और हाउ टू मैनेज एंड एलोकेट द कैपिटल, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिक क्वेश्चन दो हैं कि जिसको हम ये देख रहे होते हैं कि हाउ टू जनरेट कैपिटल फंड। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन को जो है ना, हाउ टू जनरेट कैपिटल और फंड, इस क्वेश्चन को हम अपने मिड तक कवर करेंगे। फिर हाउ टू मैनेज एंड एलोकेट द फंड, इसको हम अपने फाइनल में कवर करेंगे। तो यहाँ तक ही आपका सिलेबस है। तो पहली बात आज हम इस पे करते हैं कि हाउ टू जनरेट फंड। देखिए ना, पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा कि पैसा कहाँ से आएगा। ऐसा ही है ना। पैसा आ जाएगा तो आने के बाद क्या करना है, उसे मैनेज करना है ना, एलोकेट कैसे करना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, कैसे करना है। तो ये उसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दो क्वेश्चंस के ऊपर रिलाई कर रही होती है। और एक और बात याद रखिएगा, हम एक चीज अजम्पशन कर रहे होते हैं, वो ये क्या होती है, वो अजम्पशन ये होती है कि हम जब हम फाइनेंस पढ़ रहे होते हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। तो फोरकास्टिंग जो है वो हमारा फंडामेंटल पिलर है। यानी कि देखें, मैंने ये कहा कि हाउ टू जनरेट फंड, पैसा कैसे लेकर आना है, यही सवाल है ना। कि
पैसा कैसे लेकर आना है। अगर आप पैसा कैसे लेकर आना है, तो ये मैं आज बैठा सोच रहा हूँ कि मुझे फ्यूचर में पैसा कैसे लेकर आना है। मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आज, कल या परसों, और मैं सोच कब रहा हूँ आज, यानी कि मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं फोरकास्टिंग जो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि बेसिक पिलर फाइनेंस का यही है कि फोरकास्टिंग करना। ठीक है, अब फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, वो मार्केट बेस की जाती है। दो वैल्यूज, दो चीजें होती हैं। एक होती है सिंपल आपकी बुक बुक वैल्यू होती है, और एक मार्केट वैल्यू बेस्ड होती है। और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो मार्केट बेस पे है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई साहब, ये बुक वैल्यू जो मैं अभी आपको पीछे बता के गया हूं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो वैल्यू मेंशन होती है ना, वो बुक वैल्यू कहलाती है। अब होता क्या है कि जो बुक वैल्यू है, वो तो बेसिकली जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही कॉस्ट रिकॉग्निशन होता है। कि मतलब जिस चीज को जिस टाइम पर, जिस वक्त, जिस हालत में जैसे खरीदा है, उसको वैसे उसी वक्त उसी तरह से रिकॉर्ड कर देना, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। जबकि ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि कुछ वैल्यूज आपकी डेप्रिशिएट हो रही होती है, गिर रही होती है, किसी की प्राइस बढ़ रही होती है। जैसा कि मैंने आज एक लैंड खरीदी, और वो लैंड मैंने खरीदी है 10 लाख रुपए की। क्या 10 साल बाद मेरे बिजनेस में उस लैंड की वैल्यू 10 लाख ही रहे होगी? नहीं ना। यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन मैं उसकी बुक वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आज जमीन खरीदी 10 लाख की, तो वो जब तक मेरे बिजनेस के पास 100 साल भी रहेगी, तो मैं उसको अपने बिजनेस में जो है वो 10 लाख से ही लिखकर रहूंगा। हाँ, मैं अपने अगर कंपनी की जब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो उसमें मैं उस लैंड की वो वैल्यू डिटरमिन करूंगा जो मेरी मार्केट बेस है। तो एक बात तो आपको अब ये क्लियर होगी कि जब हमने फाइनेंस पढ़नी है, तो हमने जिस भी चीज की वैल्यू को डिटरमिन करना है, वो डिटरमिन करना ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, बाय यूजिंग द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का डेटा यूज करते हुए हमें मार्केट वैल्यू यूज करनी है टू डिटरमाइन द फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करने के लिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, या प्रेजेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं फोरकास्टिंग कह रहा हूँ, तो फोरकास्टिंग फ्यूचर से रिलेटेड भी होती है, और फोरकास्टिंग प्रेजेंट से रिलेटेड भी होती है। कि अगर मैं आपको फ्यूचर का डाटा दे दूं कि यार मुझे बताओ कि मैं तुम्हें आज से ना 5 साल बाद, 5 साल बाद मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। ठीक है, तो आप आज डिटरमिन नहीं करोगे कि मुझे वो 5 लाख जो मुझे 5 साल बाद मिलना है, उसकी आज कितनी वैल्यू है। कि मुझे आज ले लेना बेहतर है, या मैं 5 साल बाद लूं, वो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको कहता हूँ कि भाईजान आज आप मुझसे ले लो 3 लाख रुपया, और मैं अगर आप मुझसे 5 साल बाद लोगे, तो मैं आपको दूंगा 5 लाख रुपया। अब हो क्या रहा है, आपको फोरकास्ट करना है। ठीक है, और फोरकास्ट किसकी बेस पे करोगे? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बेस, इन्फ्लेशन की बेस के ऊपर करोगे ना, जीडीपी की रेट के ऊपर करोगे, पर कैपिटल इनकम की बेस पे करोगे। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो वो जो डाटा जिसकी बेस पे आप उसे फोरकास्ट कर रहे हो, वो मार्केट का डाटा होगा। और जो मैंने आपको कहा 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, वो उसकी बुक वैल्यू को डिटरमिन कर रहा होगा। तो बुक वैल्यू जो गिवन होती है आपके अकाउंट्स के अंदर, वो होती है मार्केट वैल्यू, जिसकी बेस के ऊपर आप उसे जनरली फोरकास्ट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। तो हम पहला क्वेश्चन एड्रेस करेंगे कि हाउ टू जनरेट फंड, के कैसे फंड जनरेट किया जाता है, पैसा कैसे लेकर आया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके पास, अब मैंने आपको पहले ये बात बताई, अब एक और बात याद रखिएगा। एक और बॉक्स बना लेते हैं। अज्यूम ये रखना है आपने कि हम ये जो अकाउंटिंग पढ़ सॉरी फाइनेंस पढ़ रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, न्यू स्टार्टअप के लिए नहीं है। और दूसरा, पब्लिकली हेल्ड बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है जी,
पहला क्या क्या है मैंने, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए और पब्लिकली हेल्ड, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी नहीं, सोल प्रोप्राइटर के लिए भी नहीं, पार्टनरशिप के लिए नहीं, मतलब कंपनी के पर्सपेक्टिव में हम पढ़ रहे हैं, मतलब कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव में हम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, ये अज्यूम कर रहा हूं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसके पास पैसा, फंड, ये देखें इसको कह रहा हूं, पैसा लेकर, फंड लेकर आने के कितने तरीकाकार हैं। हाउ टू जनरेट, हाउ, कैसे, टू जनरेट, पैसा लेकर आने के कितने तरीकाकार हैं जी। बेटा दो ही तरीकाकार हैं, एक है इक्विटी और दूसरा है डेट। किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के पास पैसा लेकर आने के तरीकाकार दो हैं। अब देखें, इक्विटी का मतलब ये होता है अपनी जेब से पैसे डालना। पहले मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, बाद में बुकिश डेफिनेशन पे आते हैं हम। तो इक्विटी का मतलब होता है सिंपली अपने जेब से जो पैसा आप डाल रहे हो ना, तो आप उसे कहते हो ये मेरी इक्विटी है। डेट का मतलब होता है उधार, यहाँ तो पैसा बंदा खुद डाल रहा होता है इक्विटी। अब इक्विटी कैसा, अपने में क्यों कहा कि अपनी जेब से पैसे डालना, इक्विटी का मतलब है कि आप शेयर इशू कर दो। शेयर भी इसी को कहते हैं, स्टॉक भी इसी को कहते हैं, सिक्योरिटी भी को भी इसी को कहते हैं। ठीक है जी। तो एक बात याद रखिएगा कि ये तो होता है शेयर इशू कर देने का मतलब ये होता है कि आपको शेयर इशू करने हैं, शेयर इशू करेंगे तो आपके पास, आपने अपनी ऑनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शेयर का क्या मतलब होता है, वन पार्ट ऑफ, शेयर का मतलब क्या होता है, वन पार्ट ऑफ ऑनरशिप। आपने अपनी मलकियत का एक हिस्सा किसी को दे दिया। अब सपोज करते हैं कि मैंने 10 लाख रुपया, मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, 10 लाख से मेरा कैपिटल बिजनेस, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें मैंने 10 लाख लगाया और मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ। अब मेरे बिजनेस के कारोबार को और पैसा चाहिए, मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं रिजवान के पास जाऊंगा, मैं से रिजवान को कहूंगा कि भाई साहब मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं रिजवान के पास जाऊंगा और मैं से ये कहूंगा कि भाई साहब आपका बिजनेस जो है, अब मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे बिजनेस को पैसों की जरूरत है, तो आप ऐसा करो कि हमें पैसे, आप मुझे 5 लाख रुपया दे दो। आप कह, रिजवान कहेगा कि ठीक है जी मैं आपको 5 लाख रुपया देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके बिजनेस में मैं पार्टनरशिप ले लूंगा। सारी बात है कि भाई पार्टनरशिप उस, फिर मेरे टोटल, मैंने अपना क्या किया, 10 लाख लगाया था, उस 10 लाख रुपए में से मैंने 50% पार्टनरशिप रिजवान को दे दी और उसे अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना लिया। पार्टनरशिप का मतलब उस वक्त होता है जब तक आप लिमिटेड पार्टनर्स को ऐड कर रहे हैं। जब आप लिमिटेड पार्टनर से एक्सीड कर जाएंगे फिर आपको अपने आप बिजनेस को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब देखें हुआ क्या, मैंने अपने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैसे के लिए रिजवान को। तो रिजवान ने जो खरीदा वो शेयर खरीद के 5 लाख रुपया मुझे दे दिया, 5 लाख मैंने बिजनेस में लगाया और रिजवान को मैंने एक पीस ऑफ पेपर दे दिया। वो पीस ऑफ पेपर उसकी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो 5 लाख उस मेरे टोटल कैपिटल का कितना बन रहा है, वो उतने परसेंट उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। जैसे 10 लाख मेरा था, 5 लाख उसने डाला, टोटल कैपिटल हो गया 15 लाख। 15 लाख में से 5 उसका है, 10 मेरा है। तो सपोज कर लो कि 70-30 की रेशो बन गई, तो 70% का ऑनर मैं, 30% का ऑनर रिजवान। अब कल को हमें 5 लाख रुपए की और जरूरत पड़ती है, पॉइंट समझ आ रहा है ना, तो वो फिर 20 लाख हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो ये इसीलिए मैंने आपको क्या कह दिया, शेयर का मतलब क्या होता है, वन पार्ट ऑफ ऑनरशिप। तो मेरे पास कंपनी के जितने परसेंट शेयर बनेंगे उतने परसेंट मैं उस कंपनी का ऑनर हूं।
तो ये पैसा लेकर आने का एक तरीका कार होता है कि आप अपनी ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय इशूइंग द शेयर, बाय इशूइंग द स्टॉक, बाय इशूइंग द सिक्योरिटी। ये तीनों का एक ही नाम है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। फिर पैसा दूसरा लेकर आने का तरीका कार होता है कि भाई साहब आप डेट, डेट का मतलब कर्ज उधार ले लो। तो यहाँ पर हम जो वो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, तरीकाकार होते हैं डेट लेकर आने का। एक कंपनी के पास एक इंटरनल सोर्स होता है डेट। एक डेट का मतलब है ना उधार किसी से लेना। तो एक तरीकाकार कंपनी के पास, एग्जिस्टिंग कंपनीज के पास जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, पब्लिकली हेल्ड कंपनीज हैं, उनके पास एक और तरीकाकार होता है डेट लेकर आने का कि बॉन्ड इशू कर दो। क्या इशू कर दो? बॉन्ड इशू कर दो। तो बॉन्ड इशू कैसे किए जा सकते हैं वो हम पूरे एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये शेयर मैंने जो आपको बताया कि शेयर एक ऑनरशिप के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये क्या है, ये भी हमारा पूरा चैप्टर है। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू पिक्चर दे रहा हूँ ताकि आपको एक थीम बन जाए कि हमने क्या पढ़ना है। तो फिर हम वन बाय वन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इन डेप्थ इनके क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। तो मेन क्वेश्चन ये था कि पहले बात कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक पब्लिकली हेल्ड बिजनेस को अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो वो कैसे लेकर आ सकता है? तो उसके पास टू मेजर सोर्सेज हैं पैसा लेकर आने के। एक इक्विटी, और इक्विटी के अंदर मैंने अभी एक एग्जांपल दी है शेयर्स की। ठीक है, जब हमारा ये चैप्टर क्लियर सारे ये पढ़ लेंगे ना, फिर उसके बाद में मैं आपको एक बिग पिक्चर दूंगा कि इसके अलावा क्या क्या तरीकाकार होते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाने। तो इक्विटी का मतलब है कि आप अपनी ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट इज एन पार्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, रिजवान ने मुझे 5 लाख दिया, फिर एक और उमर ने मुझे 5 लाख रुपया दिया, और वो उतने परसेंट उस कंपनी के ऑनर हो गए। यहाँ तक ये बात याद रखिएगा। इसके बाद मैंने एक और बात करनी है। फिर दूसरा तरीका कार है कि उधार ले लो। उधार लिया जाता है किसी और से। मैं बैंक के पास चला जाऊं, इन्वेस्टमेंट के पास चला जाऊं, ठीक है, अपने दोस्तों के पास चला जाऊं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि वो बिजनेस जो पब्लिकली हेल्ड है उनको पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि वो बॉन्ड इशू करते हैं, मतलब खुद एक पीस ऑफ पेपर इशू कर दें। यहाँ पर तो उन्होंने ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट की है ना इक्विटी के अंदर, यहाँ पर वो ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उधार वाला कागज होता है जिसको इशू कर दिया जाता है, और उस पर फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम पे करते हैं। देखो, जो शेयर खरीद रहे हैं ना, रिजवान मेरे साथ 5 लाख रुपया देकर और उमर मुझे 5 लाख रुपया देकर मेरी कंपनी के साथ जो मेरे ऑनर बने हैं, मैं उन्हें कोई फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, मैं उन्हें कोई फिक्स अमाउंट नहीं दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स पीरियड। ऐसे ही है ना कि कर्ज लिया मैंने, उधार वाला इशू किया, मैंने कहा लोगों ये मुझसे 1,000 रुपया मुझे दे दो, इस 1,000 रुपया के बदले में मैं हर साल आपको 100 रुपया दूंगा, ये 10 साल तक। ये कंपनी खुद पीस ऑफ पेपर अपनी गारंटी इशू कर रही है। ठीक है, वो किसी बैंक के पास नहीं जा रही, कुछ नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन इक्विटी पे ऐसा नहीं होगा। मैंने रिजवान को अपने 5 लाख रुपया लेकर उसे शेयर इशू कर दिया, अब रिजवान ऑनर है, देयर इज नो टाइम लिमिट। जब तक चाहे वो शेयर रखे, जिसको चाहे बेचे, जो मर्जी करे। ऐसे ही है। फिर उसके बाद मैं बाउंड भी नहीं हूँ रिजवान को कि फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करूँ। क्यों बाउंड नहीं हूं मैं? भाई वो मेरा ऑनर है, मुझे प्रॉफिट होगा हिस्सेदार, लॉस होगा तब हिस्सेदार। तो अब समझ आया, इक्विटी रिप्रेजेंट करती है ऑनरशिप को। ऑनरशिप का मतलब ये एक पीस ऑफ पेपर इशू कर दिया जाता है कि जो कि उसकी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। डेट भी एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके अंदर ये लिख दिया जाता है कि मैं आपको इतने पैसे मुझे दो। एक बॉन्ड सपोज 1,000 रुपए का है, तो वो कहेगा कि मैं आपको 1,000 रुपए के पीछे 10% दूंगा, जो 100 रुपया बनता है, और हर साल वो उसे पे करेगा, और कितने सालों के लिए? 10, 15, 20 साल उसका टाइम फिक्स होगा। तो ये उधार हो गया। तो यहाँ पर वैसे उसकी भी एग्जांपल दी जा सकती थी ना, लोन की। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाना है मैं सिर्फ वही एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है जी? तो पैसा लेकर आने के तरीका का एक इक्विटी और दूसरा डेट। ऐसे ही है ना जी? फिर अब हाउ कैन वी डिसाइडेड, अब ये पहले क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट, डेट और इक्विटी। अब इसके अंदर से जो अगला क्वेश्चन निकल रहा है उसे मैं लिख रहा हूँ आई। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए और बी।
ए और बी के अंदर से एक क्वेश्चन निकला, उसे मैंने लिख दिया आई, कि हाउ कैन वी डिसाइड विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज बेस्ट। कि कैसे पता चलेगा कि मुझे, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर, सपोज एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आप सपोज करें कि आपको अपने बिजनेस के लिए 5 लाख रुपया चाहिए, ठीक है जी, ठीक है, 5 लाख रुपया चाहिए। अब आपने ये 5 लाख रुपया कैसे लेकर आओगे, इक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू? अब आपको ये तो पता चल गया कि पैसे 50,000 सॉरी 5 लाख लेकर आने का तरीकाकार क्या है, या तो मैं शेयर इशू कर दूं या मैं बॉन्ड इशू कर दूं। अब सवाल ये है कि हाउ कैन वी डिसाइड विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज बेस्ट, कि पैसा ले, कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल, ये 5 लाख जो है ये कैपिटल है, सोर्स ऑफ कैपिटल, कि हमें पैसा कितना चाहिए, ये कह रहा ना हाउ टू राइज अ कैपिटल। तो ये 5 लाख जो कैपिटल है, इसको लेकर आने का या तो शेयर इशू कर दो या बॉन्ड इशू कर दो। अब डिसाइड ये करना है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कि भाई मैं 5 लाख रुपया और शेयर इशू करके लेकर आऊं या डेट इशू करके लेकर आऊं। तो आप होते तो आप क्या करते, आप किस सोर्स को यूज करते? शौकत, रिजवान, उमर। सर आई थिंक इक्विटी इज द बेस्ट बिकॉज उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो लेस जो है वो लॉस ड्रॉन होगा। डेब्ट एक कंटिन्यूस होगा, कि आपने देना ही देना है। अगर आपका बिजनेस लॉस में भी जा रहा है तो इवन देन आपको डेट तो वापस करना ही करना, तो वो लायबिलिटी रहेगा आपको। अच्छा, लेकिन रिजवान एक बात बताओ, आपका एक कारोबार, प्रैक्टिकल होकर सोचो, आपका कारोबार है, ठीक है, आपके कारोबार में आप मुझे अपना हिस्सेदार ज्यादा बनाना पसंद करोगे, या आप ये कहोगे कि यार मैं कर्ज दे दूं, कर्ज के बाद ये बिजनेस 100% मेरा रहेगा? ये ज्यादा बेहतर नहीं? आप तो एक ये देखो ना कि आप अपने बिजनेस की ओनरशिप ही दिए जा रहे हो, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ के लिए, ठीक है, कि आप 50%, 30% आप मुझे ऑनर बना रहे हो। क्या बेहतर है इनमें से? अब शेयर जो है ना, शेयर किसी भी कारोबार में जो शेयर है, दैट इज बेटर, बेटर ऑप्शन। अच्छा, रादर आई वुड से इट इज द बेस्ट ऑप्शन। सर आई गेस आपका ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको शेयर शेयर नहीं करना चाहिए अपना बिजनेस, आपको ओनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखनी चाहिए। बट अब मेरा इसमें सबमिशन ये है कि रिस्क रिस्क फैक्टर उस बिजनेस में कितना है, उसको बेस करते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको डेब्ट लेना चाहिए कि इक्विटी के ऊपर जाना चाहिए। अगर रिस्क वेरी फैक्टर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी सिंपल भाई। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हाउ कैन वी डिसाइड विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज बेस्ट? मुझे सोर्स ऑफ कैपिटल मैं डिसाइड इसलिए करूंगा कि मैं देखूंगा कि इन दोनों सोर्सेज में से मुझे किसके ऊपर जो कॉस्ट जो है वो कम बियर करनी पड़ रही है। जिसकी लेस कॉस्ट होगी मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। अब देखो ना, मैं अगर शेयर इशू करता हूं तो शेयर के लिए मुझे कॉस्ट क्या बर्दाश्त करनी पड़ेगी? डिविडेंड। यानी कि मैंने रिजवान को अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए, कंपनी को प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो मुझे उसको डिविडेंड अनाउंस करना पड़ेगा। डिविडेंड अब मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो कॉस्ट है ना डिविडेंड, जो मैं रिजवान को दूंगा इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा जो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है, वो डिविडेंड होता है। अगर मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं तो मुझे, यानी कि लोन 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 पे जा रहा हूं, तो वो मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है, ये दोनों। तो मैं ये कंपैरिजन करूंगा कि अगर मैं शेयर इशू करता हूं और शेयर पे मुझे, मैं ये अज्यूम करता हूं कि शेयर इशू करके मुझे जो डिविडेंड अनाउंस करना पड़ेगा वो 12% है, और अगर मैं इंटरेस्ट जो है वो पे करता हूं तो इंटरेस्ट 8% मुझे पड़ेगा। फिर मैं देखूंगा कि ये
जो डिविडेंड है ये डिविडेंड मुझे एक कंटिन्यू टाइम पीरियड के लिए देना पड़ेगा। फिर ठीक है, मुझे एक कंटिन्यू टाइम पीरियड के लिए देना पड़ेगा ये, जबकि मुझे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए देना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया? तो देखो क्राइटेरिया हमारा कैपिटल लेकर आने के दो ही होते हैं, पैसा लेकर आने का तरीकाकार, एक इक्विटी और एक डेट। एक शेयर इशू कर दो, शेयर के लिए कीमत मुझे कॉस्ट क्या बर्दाश्त करनी पड़ेगी, डिविडेंड। और बॉन्ड जब इशू करूंगा मुझे पेयर करनी पड़ेगी इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं ये कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा, ये कॉस्ट 12% और 8%। फिर इसके बावजूद सुनो, फिर आप बच्चे ने ये कहा कि एक ने कि सर इक्विटी इज ऑल टाइम बेटर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उठाकर देख लो, जो कि बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रही थी, कोविड से पहले को उठाकर देख लो 2018 की, निषाद को लोन लेने की जरूरत है? नहीं जरूरत। जबकि फिर भी वो अपनी बहुत सारे टाइम पे उसने अपने लोन ऐड किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में एक बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि बॉन्ड इशू करती हैं, जबकि निषाद उनमें से एक बेस्ट है जिसको पैसे की जरूरत भी नहीं है, फिर भी बॉन्ड इशू किए जा रही है। वाई? पाकिस्तान में कोई 12 या 13 कंपनीज होंगी 576 में जो बॉन्ड इशू कर रही होंगी। ये भी मैं आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अब तो मुझे लगता है 5-6 पे आ गए होंगे। ठीक है, तो क्यों? तो इट्स डिपेंड अपॉन, अच्छा बहुत सारी कंपनीज, आप फौजी फर्टिलाइजर को जाकर देख लें, अभी जाकर उसकी 21 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, उस पर आप जाकर देख लो, उस पर आप जाकर देखो उन्होंने 5 या 6 बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्या वो शेयर इशू नहीं कर सकते? द बेसिक रीजन इज दैट, तो एक रूल ऑफ थंब मेरा याद रख लो। पहला तो ये कि हमें जिस पे कॉस्ट कम पड़ेगी हम उसको यूज करेंगे, याद हो गया। रूल ऑफ थंब क्या बनाने लगा हूं आपसे, कि हमेशा हम इन दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे, कि 5 लाख जो मुझे ये कैपिटल रिक्वायर्ड है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मिक्सचर लेकर आऊंगा। मैं, हो सकता है 30% मैं इक्विटी से ले आऊं और 70% मैं डेट से कर लूं, वाइस वर्सा। 70% मैं इक्विटी से ले आऊं, 30% डेट से ले आऊं, 50-50 कर लूं। क्यों ऐसा करूंगा? इसलिए कि मैं ऑल एडवांटेजेस ले सकूं, आइदर इक्विटी और डेट। अगर मैं सिर्फ इक्विटी यूज करता हूं, अगर मैं सिर्फ इक्विटी यूज करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं इक्विटी के वो मैंने सर पे उठा लिए, और जो डेट के एडवांटेजेस थे वो मैंने ड्रॉप कर दिए। फिर तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के लिए अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है ना, जब आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें कौन से एडवांटेजेस लेने और कौन से डिसएडवांटेजेस छोड़ने। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर ऑब्जेक्टिव, वो आपका ऑब्जेक्टिव बताएगा कि आपने ये वाली रेशो क्या रखनी है। लेकिन मैंने आपको एक रूल ऑफ थंब बता दिया, सारी दुनिया में ये होता है, हर कंपनी ऐसा करती है, वो किसी एक सोर्स पे रिलाय नहीं करती। क्लियर होगी बात? लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहला क्वेश्चन हमने एड्रेस किया है कि हाउ टू जनरेट फंड, दो तरीकों से आता है, उसका क्राइटेरिया क्या है ये डिसाइड कर लिया। हम ये सारा कुछ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते क्यों है, ये तो मैंने अब क्वेश्चन बताया ना आपको। इन क्वेश्चन को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इन क्वेश्चन को पढ़ने का जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी एंड फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज the shareholders आपने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यानी कि स्टॉक की प्राइस को, स्टॉक्स प्राइस को मैक्सिमाइज करना, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक हो गया जी? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव निकलता है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन ही निकलता है, ये बात याद रखिएगा अगर आपने फर्दर जाके कभी रिसर्च भी करनी हो तो मैंने क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन को मैंने आपको एड्रेस किया। इन क्वेश्चन से हम अचीव क्या करना चाहते हैं? मैंने ये कहा ना कि एडवांटेजेस ले लो, डिसएडवांटेजेस छोड़ दो, 30-70% बना लो, किसको लेंगे जिसकी कॉस्ट कम है। ये सारा का सारा क्यों कर रहे हैं? हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, क्या हो जाता है आके हम अपने शेयर होल्डर्स की, क्या मुसीबत है इसको,
ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं, अगर मैं रिजवान के पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो रिजवान के लिए ये डिविडेंड क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। रिजवान के लिए ये डिविडेंड क्या है, रिटर्न है। ऐसे ही ना, उसने मुझे अपने कंपनी में 5 लाख दिया और 5 लाख के बदले में मैं उसे 12% जो दे रहा हूँ उसके जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो वो 12% रिजवान के लिए तो इंटरेस्ट है, लेकिन कंपनी के लिए, जिस कंपनी से, कंपनी के लिए ये 12% क्या है, कॉस्ट है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो मैं चाहे रिजवान का रिटर्न कैलकुलेट कर लूं, मुझे उस कंपनी का कॉस्ट पता चल जाएगी, या मैं कंपनी की कॉस्ट पता चल जाऊं तो मुझे रिजवान का रिटर्न पता चल जाएगा। तो अगर मैं कॉस्ट और रिटर्न को इंटरचेंजेबली फर्दर यूज करूं तो आपने इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर होगी ये बात यहां तक? सर क्लियर। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए अपना ही इतना ही बहुत है। और आपकी पहली असाइनमेंट ये है कि आपको मैं भी एक टेम्पलेट भेजूंगा और आपने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करके आपने उसकी चारों स्टेटमेंट देखनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन स्टॉक होल्डर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। उसको याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, तो एक टेम्पलेट भी गूगल से कर लीजिएगा और आपके मैक्सिमम ये 10 से 15 मिनट है। आपने मुझे सबमिट कुछ नहीं करवाना, जस्ट मैं आपसे पूछूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उसके कंपोनेंट्स को याद रखिएगा कि कल को मैं आपको पूछूं कि अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पर मिलेंगे, अकाउंट पेएबल कहाँ पर मिलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ मिलेगी, इन्वेंट्री कहाँ पर मिलेगी। ठीक है ना, तो शेयर कैपिटल कहाँ पर होते हैं, रिटेन अर्निंग कहाँ पर होती है, शेयर रिजर्व कहाँ पर होते हैं, एक्सपेंस कहाँ पर होते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखा जाता है, क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखा जाता है, मतलब कहाँ लिखा जाता है, मतलब किस बैलेंस शीट के किस पार्ट में लिखा जाता है। तो आप मुझसे, मैं आपसे पूछूं कि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कहाँ पर होती है, तो आप मुझे फौरन कहो कि सर बैलेंस शीट में फिक्स एसेट वाले हेडिंग में से उस पर्टिकुलर एसेट में से माइनस होता है। मैं आपसे पूछूं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आप फौरन कहो सर बैलेंस शीट में करंट एसेट में प्रीपेड एसेट होता है। मैं आपसे पूछूं अकाउंट रिसीवेबल कहाँ होता है, आप फौरन बताओ करंट एसेट में, बैलेंस शीट में करंट एसेट में होता है। अकाउंट पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी में होता है। मैं आपसे पूछूं मॉर्गेज कहाँ होता है, लॉन्ग टर्म लोन कहाँ पर होता है, आप बताओ नॉन करंट लायबिलिटी के सेक्शन में होता है। तो आपने सिर्फ इन कंपोनेंट्स को एक दफा अगर देख भी लोगे तो आपको याद हो जाएगा। माशाल्लाह आप लोग इतने लेवल है आपका, इतने कॉम्पिटेंसी है कि आप एक दफा उन्हें गो थ्रू करोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। उससे ये हो जाएगा कि मुझे फिर पढ़ाने में और आपको समझने में दोनों में आसानी रहेगी अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख लेंगे।